हेलो एंड वेलकम अगेन टू जेके सिविल सर्विसेज। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एटमॉस्फेयर, उसके ऑरिजिन, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। आपने इससे पहले भी ये पढ़ा होगा दैट इट्स ए थिक लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग अर्थ एक्सटेंडिंग सेवरल थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स, यानी कि एक थिक लेयर ऑफ गैसेस होती है जो अर्थ को सराउंड करती है और जिसका फैलाव जो है सेवरल थाउजेंड किलोमीटर्स तक है। अब ये सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे कि ये जो थिक लेयर ऑफ गैसेस है, ये हवा जो है, ये गैसेस जो है उड़ क्यों नहीं जाते हैं? ऐसा क्या है कि ये इस अर्थ से बंधे हुए हैं? तो इसका रीज़न ये है कि अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स ने इन गैसेस को, इस लेयर को होल्ड करके रखा है, यानी कि ये थिक लेयर ऑफ गैसेस जो है अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से बंधे हुए हैं। तो ये एटमॉस्फेयर वर्ड जो है ये दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एटमॉस मीन्स गैसेस एंड सुफियरा मीन्स बॉल। तो दैट इज व्हाट इट मीन्स कि सुफियर जैसी अर्थ के इर्द गिर्द एक थिक लेयर ऑफ गैसेस जो है पाई जाती है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। सो द नेक्स्ट हम इसके ऑरिजिन के बारे में बात करेंगे कि इसका ऑरिजिन जो है कब हुआ। तो एटमॉस्फेयर के बारे में हम ये बात जानते हैं कि एटमॉस्फेयर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के साथ साथ ही जो है ऑरिजिन में आया। कब? आज से कुछ 5 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि आज से 500 करोड़ साल पहले सोलर सिस्टम के साथ साथ जो दीगर प्लैनेट जो बन गए, और उनके साथ साथ उन प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर भी बन गया, और चूंकि अर्थ भी उसी टाइम बन गई और उसके साथ उसका एटमॉस्फेयर भी बन गया। तो इसका आइडिया जो था निबुलर हाइपोथेसिस में हमें मिलता है, जो कि हमने पहले लेक्चर में थोड़ा मोटा मोटा डिस्कस किया था। तो जब अर्थ जो है ऑरिजिन जब उसका हुआ, तो उसके साथ साथ उसके एटमॉस्फेयर का भी ऑरिजिन हुआ। लेकिन उस एटमॉस्फेयर और आज के एटमॉस्फेयर में फ़र्क है। उस टाइम पे जो उस एटमॉस्फेयर में गैसेस पाए जाते थे, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम जो था ज़्यादा पाए जाते थे। ऑक्सीजन उस टाइम पे नहीं पाया जाता था। तो ऑक्सीजन जो है बाद में जो है ग्रेजुअली इसमें ऐड हो गया। तो उसका मतलब ये हुआ कि उस वाले एटमॉस्फेयर और आज के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो कहने की बात यह है कि, समझने की बात यह है कि, याद रखने की बात यह है कि अर्थ का ऑरिजिन आज से 5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ, आज से 500 करोड़ साल पहले, और उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर का ऑरिजिन भी यही माना जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अबाउट इट्स कंपोजिशन के बारे में जानेंगे कि एटमॉस्फेयर जो है ये बहुत सारे गैसेस और वेपर्स का बना हुआ है। जैसे कि डायग्राम में बताया गया है कि नाइट्रोजन इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 78% के करीब। उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाया जाता है 21% के करीब। तो यही कुल 99% बनाते हैं। तो ये जो रेस्ट जो है 1%, इसमें छोटे मोटे गैसेस आते हैं जो कि बहुत ही कम प्रोपोर्शन में, परसेंटेज में पाए जाते हैं, या कार्बन जिसकी 0.03% जो है पाई जाती है। लेकिन ये 0.03% ही इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आगे हम लेक्चर्स में जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी कम परसेंटेज की वजह से जो है कौन से ऐसे एटमॉस्फेयर फिनोमेना होते हैं, तो वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। इस टाइम ये जानना है कि एटमॉस्फेयर जो है इसका कंपोजिशन जो है, इसके कंपोजिशन में बहुत सारे गैसेस और वेपर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे गैसेस और वेपर्स पाए जाते हैं। तो ये जो वेपर्स और गैसेस हैं, ये 99% इसका अर्थ से 32 किलोमीटर की हाइट पे ही पाया जाता है। यानी कि 99% ऑफ दिस गैसेस या 99% ऑफ दिस एटमॉस्फेयर ये कन्फाइनड है अर्थ की सरफेस से लेकर 32 किलोमीटर्स तक। उसके बाद इसकी डेंसिटी कम कम होती जा रही है, कम कम होती जाती है, जिसकी वजह से इसकी कंपोजिशन जो है वेरी होती है। ठीक है, इन गैसेस में जैसे कि डिस्कस किया हमने पहले ही कि ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि इनमें पाए जाते हैं। और इन गैसेस का जो वेट है, ओब्वियसली इतने सारे किलोमीटर्स तक इसका फैलाव है, इन गैसेस की वजह से जो है एक्सर्ट करती होगी प्रेशर अर्थ पे, और उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कहते हैं, जो बैरोमीटर से हम मेजर करते हैं। यानी कि थिक लेयर ऑफ एयर जो है इसका एक अपना वेट है, और उस वेट की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट
जो इसमें एटमॉस्फेयर में हम पढ़ेंगे वो इसके स्ट्रक्चर को रिलेटेड है। और अगर एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चंस आते हैं एटमॉस्फेयर के रिलेटेड तो इसके स्ट्रक्चर के ही बारे में जो है आते रहते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इट हैज़ ए लेयर स्ट्रक्चर, यानी कि एटमॉस्फेयर जो है ये लेयर्स में पाया जाता है। इसका एक लेयर स्ट्रक्चर है या स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर है जिसको कि 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। वो 5 लेयर्स कौन सी है? ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, मीजोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर है। और इन लेयर्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है? तो वो टेम्परेचर का क्राइटेरिया था, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स को अलग अलग नाम दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर जो ये लेयर्स हैं, कभी कभी हम बड़े बड़े कंसेप्ट पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें याद रखते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हम ये मिस करते हैं, स्किप करते हैं। तो यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि एटमॉस्फेयर जो है उसके लेयर्स की जो क्लासिफिकेशन हुई है वो टेम्परेचर के बेसिस पे हुई है। और ये जो लेयर्स है हर किसी लेयर के अपने अपनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझने की बात यह है कि एटमॉस्फेयर का लेयर स्ट्रक्चर है, उन लेयर्स को ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर जो है क्लासिफाई किया गया है और हर एक लेयर की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। अब जब नेचुरल सी बात है, जब अलग अलग इनमें प्रॉपर्टीज़ थी तभी इनको अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया गया है। अगर एक जैसी प्रॉपर्टी होती तो इनको अलग अलग लेयर्स में जो है डिवाइड नहीं किया जाता, क्लासिफाई नहीं किया जाता। तो अक्सर जो है इन लेयर्स को जो है कंफ्यूज जो होते हैं इसमें कि पहले कौन सी लेयर है, दूसरी कौन सी लेयर है, तीसरी कौन सी लेयर है, कब कौन सी लेयर कहाँ है, किसके ऊपर है, किसके नीचे है। तो अक्सर इसके बारे में क्वेश्चन जो है आते रहते हैं और कन्फ्यूजन होता है खासकर फ्रेशर्स को। तो इन लेयर्स को अपनी सीक्वेंस में याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताई देता हूँ। हालांकि ये मेरी ट्रिक बनाई हुई नहीं है, लेकिन मैंने भी कहीं से पढ़ी है और मैं आपको जाके बताता हूँ। आप ये ट्रिक याद रख लेना, ट्रस्ट मी इन एग्जाम। TR से मतलब ट्रोपोस्फीयर, ST से मतलब स्ट्रेटोस्फीयर, ME से मतलब मीजोस्फीयर, IN से मतलब आयोनोस्फीयर और X से मतलब एक्सोस्फीयर, यानी कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या इसको हम आयोनोस्फीयर के नाम से जानते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे, और एक्सोस्फीयर। तो ये ट्रिक आप एग्जाम में याद रखना, ये ट्रिक आप याद रखना, ट्रस्ट मी इन एग्जाम। तो इससे आपको लेयर्स की अपनी अपनी सीक्वेंस जो है याद रहेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली लेयर जो है ट्रोपोस्फीयर, उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, दिस इज़ द फर्स्ट एंड द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये ट्रोपोस्फीयर जो है ये पहली लेयर है और एटमॉस्फेयर की सबसे लोवेस्ट लेयर है जो अर्थ की सरफेस से स्टार्ट होती है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, तो इसकी हाइट जो है 7 to 20 किलोमीटर जो है वेरी होती है। तो अक्सर जो है क्वेश्चन आता है या कन्फ्यूजन होता है कि इसकी जो है हाइट इतनी वेरी क्यों होती है। तो या जैसे कि मैंने बताया है कि मैक्सिमम इक्वेटर पे होती है, मिनिमम पोल्स पे होती है। तो इसका रीज़न ये है कि इक्वेटर पे ज़्यादा सोलर रेडिएशंस होती हैं, जिसकी वजह से जो है एयर जो है राइज करता है, या जिसको हम कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं। ऊपर उड़ने वाली हवा को, जो वर्टिकल डायरेक्शन में हवा जो है राइज होती है या डाउन होती है, उसको कन्वेक्शन हम बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर वही विंड जो है मूव करती है तो उसको एडवेक्शन के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हवा जो है वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर चढ़ती है, सोलर रेडिएशन की वजह से टेम्परेचर राइज होता है, प्रेशर लो होता है, जिसकी वजह से ये कन्वेक्शन करंट्स जो है ऊपर उठती हैं और जो ट्रोपोस्फीयर है वो इसको, इस वाले लेयर को ऊपर की तरफ धकेल देते हैं। ठीक उसी तरह जब हम उबलते हुए पानी के ऊपर ढक्कन रखते हैं, जो पानी को जो है एक बॉइलिंग पॉइंट अचीव करता है, उबलता है, तो उसका ढक्कन ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक वही मैकेनिज्म यहाँ पर भी होता है, जिसकी वजह से इक्वेटर पे इस ट्रोपोस्फीयर की
जो है हाइट ज़्यादा होती है। ज्योग्राफी एक लिविंग साइंस है, ये जीता जागता साइंस है जो हम रोज़ जो है फील करते हैं, महसूस करते हैं, इस ज्योग्राफी के साथ ही हम जीते हैं। तो हमें बस समझने की कोशिश करनी है कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से, डे टू डे लाइफ से ज्योग्राफी को रिलेट करना है, उससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और एक फैक्ट जानते हैं। दैट द ऑल वेदर चेंज लाइक स्नो, रेनफॉल एटसेट्रा ऑकर इन दिस लेयर, यानी कि जितने भी वेदर फिनोमिनास है, जितने भी वेदर चेंजेस है, स्नोफॉल है, रेनफॉल है, फॉग है, हेल है, जो है वो सब इसी लेयर में होते हैं। क्यों इसी लेयर में होते हैं, उसका जवाब हमने पहले पढ़ा कि जो एटमॉस्फेयर जो इस लेयर में, इसकी डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें अच्छी खासी मकदार में पाए जाते हैं, और जिसकी वजह से हवाएं इसमें उड़ती हैं, कन्वेक्शन करंट्स उसमें होती हैं। तो हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो बादल बनते हैं, बादल बनते हैं तो रेनफॉल होती है, स्नोफॉल होती है। तो ये सारे फिनोमिना जो वेदर फिनोमिना है इसी लेयर में पाए जाते हैं। तो इस लेयर की एक सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात यह है कि इस लेयर में जितना हम ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर डिक्रीज होता है एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्रीज सेल्सियस पर किलोमीटर और 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर, जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। बचपन से हम ये बात सुनते आ रहे हैं, द हायर यू गो द कूलर इट इज़। उसका मतलब यही हो गया कि इस वाली लेयर में जितना हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है इस वाली रेट पे, जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। तो डायग्राम में बताया गया है कि इस वाली लेयर में जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ से नेगेटिव टेम्परेचर है, यहाँ से पॉजिटिव है, यहाँ ये ज़ीरो है। तो इस वाली लेयर में जब हम हाइट में ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ होता है, और उसको हम नॉर्मल रैप्स रेट कहते हैं। क्योंकि जो अर्थ सरफेस है ये सन की सोलर रेडिएशंस की वजह से इसने हीट एब्जॉर्ब की हुई होती है, और ये फिर उसी हीट को फिर वापस छोड़ती है, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कहते हैं, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखोगे कि एटमॉस्फेयर जो है वो सोलर की रेडिएशन से नहीं गर्म होता है, नहीं हीटअप होता है, बल्कि वो इन टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की वजह से हीटअप होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है ये सोलर से आने वाली रेडिएशन से गर्म नहीं होता है, बल्कि वो सोलर रेडिएशन जब अर्थ पे पड़ती हैं तो अर्थ उस हीट को एब्जॉर्ब करता है, और वहाँ से जो निकलने वाली रेडिएशंस होती हैं तो उसी से ये एटमॉस्फेयर गर्म होता है। तो सीधी सी बात है, जितना हम ये ऊपर जाएंगे उतना हम हीट सोर्स से यानी अर्थ की सरफेस से दूर होते जाएंगे, जिसकी वजह से तभी ये नॉर्मल रैप्स रेट जो है पाई जाती है कि जितना हम ऊपर जाते हैं उतना जो है टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यानी कि हम हीट के सोर्स से दूर होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल आज के कंटेक्स्ट में अगर हम इसको यूज़ करें, जितना हम बुखारी के सामने बैठेंगे उतना हमें गर्मी फील होगी, जितना हम उस हीट सोर्स से यानी बुखारी से दूर दूर बैठेंगे तो उतना जो है हम तक कम ही हीट पहुँचेगी। और यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितना हम बुखारी से दूर होते जाएंगे उतना टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ होता जाएगा। तो ठीक है, ये बात आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए। तो इसका अपर लिमिट जो है, इसके अपर लिमिट को हम ट्रोपोपाज कहते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर -58 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, यानी कि इसके अपर लिमिट को हम ट्रोपोपाज कहते हैं। ट्रोपोस्फीयर की लेयर है, उसका अपर पार्ट है ट्रोपोपाज। इसके बाद दूसरी लेयर पाई जाती है जिसको स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से हम जानते हैं। लेकिन उसका मतलब ये हुआ कि ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को एक लेयर ने जो है डिवाइड किया है, उसको हम ट्रोपोपाज कहते हैं। ट्रोपोपाज इज नॉट अ सेपरेट लेयर, इट इज़ इनफैक्ट द पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फीयर। लेकिन ट्रोपोस्फीयर के आउटर पार्ट को हम ट्रोपोपाज कहते हैं, और तभी हम ये कहते हैं कि ट्रोपोपाज इज फाउंड बिटवीन ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड लेयर की तरफ चलते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड फाउंड अबव ट्रोपोपाज। पहले ही बताया कि ये सेकंड लेयर है एटमॉस्फेयर की, और ट्रोपोपाज से ऊपर पाई जाती है। इसकी हाइट वेरी करते हैं 16 to 50 किलोमीटर्स तक, जो है इसकी हाइट जो है 16 to 50 किलोमीटर्स तक जो होती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिटिल वाटर वेपर्स एंड नो डस्ट, वेरी लेस वेदर एक्टिविटीज आर फाउंड इन दिस लेयर, एंड दैट इज वाई पायलट्स प्रेफर टू फ्लाई इन दिस लेयर। इस वाली लेयर में बहुत ही कम वेदर एक्टिविटीज़ होती है, जैसा कि
जो है हमने ट्रोपोस्फीयर में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा वेदर एक्टिविटीज़ इस लेयर में होती हैं, क्योंकि सारे जो वेदर फिनोमेना जो चीज़ें हैं, हवा का ऊपर उड़ना, फिर बादल बनना, बारिश होना, वो ट्रोपोस्फीयर में पाए जाते थे। स्ट्रेटोस्फीयर में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता, क्योंकि उसमें वाटर वेपर्स नहीं पाए जाते हैं, और भी जो है एयर की डेंसिटी कम कम होती जाती है, जिसकी वजह से इसमें वेदर फिनोमेना कम पाए जाते हैं, और तभी जो है इसमें जो है फ़्लाइट इसी जोन में उड़ाई जाती है। आपने जो है जो आपने अपने बुक्स पढ़ी होंगी, उसमें इस वाली जोन में अक्सर जो है आपने देखा होगा कि एरोप्लेन जो है बनाए गए हैं, दिखाए गए हैं डायग्राम में। उसका मतलब यही होता है कि इस वाले लेयर में जो है फ़्लाइट्स को प्रेफर किया जाता है फ्लाई करना, क्योंकि इसमें जो है एब्सेंस ऑफ वेदर एक्टिविटीज़ होती है। तो इसमें इस लेयर में टेम्परेचर के रिलेटेड क्या होता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि लेयर्स को डिफाइन किया गया है, क्लासीफाई किया गया ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर। तो इस वाली लेयर में क्या होता है, इस वाली लेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब ऐसा क्यों हो गया, ये हम तो पहली लेयर में जब हम हाइट से इंक्रीज करते थे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता था, तो एयर की डेंसिटी कम होती है। तो इस वाली लेयर में अपोजिट क्यों हो गया, क्योंकि इस वाली लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। वही ओजोन लेयर जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ये वो लेयर है जो सन की अल्ट्रा हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोकती है ज़मीन पर आने के लिए, और हमें बहुत सारे जो है हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है। तो ये ओजोन लेयर जो है ये यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से इस वाली लेयर में जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ऑलरेडी जो है इसमें टेम्परेचर जो है ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से जितना हम इस लेयर में ऊपर जाते हैं, ओजोनोस्फीयर की तरफ जाते हैं, उतना टेम्परेचर इंक्रीज होता है। दैट मीन इस वाली लेयर में नॉर्मल रैप्स रेट जो है अप्लाई नहीं करती है, जैसा कि डायग्राम में फिर से बताया गया है कि ये पॉजिटिव साइन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो रहा था, दूसरी वाले में इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी अपर लिमिट को हम स्ट्रेटोपाज कहेंगे। जिस तरह हमने ट्रोपोस्फीयर के अपर लिमिट को ट्रोपोपाज कहा था, इसी तरह हम स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर वाले हिस्से को स्ट्रेटोपाज कहेंगे। अब इसके बारे में, इस लेयर के बारे में आप दो चीज़ें याद रखोगे कि इस वाली लेयर में हाइट के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज़ नहीं होता है, इंक्रीज़ होता है। इस वाली लेयर में ओजोन लेयर या ओजोनोस्फीयर पाया जाता है एट द हाइट ऑफ 30 to 50 किलोमीटर्स, जो हार्मफुल इफेक्ट जो है हार्मफुल यूवी रेडिएशन को रोकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तीसरी लेयर की तरफ आते हैं। द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फाउंड अबव स्ट्रेटोपाज, यानी कि मीजोस्फीयर जो है ये जो है तीसरी लेयर है एटमॉस्फेयर की, स्ट्रेटोपाज के ऊपर जो है पाई जाती है। ठीक है, इसकी हाइट 50 to 85 किलोमीटर्स तक होती है, यानी कि इस वाली लेयर की हाइट 85 किलोमीटर्स तक ये पाई जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी लेयर की, दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर एमंग ऑल द लेयर्स वेयर टेम्परेचर रीचेस अप टू -100 डिग्री सेल्सियस। ये हर एक लेयर से सबसे कोल्डेस्ट लेयर मानी जाती है। 5 लेयर्स में, एमंग द 5 लेयर्स, मीजोस्फीयर इज द कोल्डेस्ट लेयर। सबसे कोल्डेस्ट लेयर जो है मीजोस्फीयर जो है मानी जाती है, क्योंकि इस वाली लेयर में टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है, और इस वाली लेयर में नॉर्मल रैप्स रेट फिर से अप्लाई होती है, क्योंकि इसमें ना तो ओजोनोस्फीयर है, ना तो ऐसा कुछ है कि जिसके हाइट में जो है बढ़ने से टेम्परेचर इंक्रीज होता। तो इसमें नॉर्मल जो है इफेक्ट हाइट की वजह से नॉर्मल रैप्स रेट वो इसमें अप्लाई करता है, और इसके अपर वाले पार्ट को हम मीजोपाज कहते हैं। यानी कि मीजोपाज जो है ये मीजोस्फीयर के अपर लिमिट है, और थर्मोस्फीयर को मेसोस्फीयर से डिवाइड करती है। थर्मोस्फीयर यानी अर्थ की चौथी लेयर का मतलब है। तो डायग्राम में भी मेसोस्फीयर में बताया गया कि फिर से टेम्परेचर जो है ये नेगेटिव जो जा रहा है, यानी कि हाइट के साथ साथ जितना हम हाइट में ऊपर चढ़ते हैं जो है टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ होता जा रहा है। यानी कि पहली लेयर में डिक्रीज़, दूसरी में इंक्रीज़, इसमें फिर से डिक्रीज़। अब हम देखेंगे चौथी लेयर में होगा क्या। दिस लेयर इज़ फाउंड अबोव मीजोपाज, तो ये मीजोपाज के ऊपर पाई जाती है। हाइट वेरीज फ्राम 85 किलोमीटर्स टू 400 किलोमीटर, यानी कि थर्मोस्फीयर की हाइट जो है 85 to 400 किलोमीटर्स पाई जाती है। तो इस वाली लेयर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल दैट इज आयन्स इन दिस लेयर। तो इस वाली
जो है लेयर में फिर से एक पैटर्न फॉलो होता है, पहले कम फिर ज़्यादा फिर से कम, और इस वाली लेयर में फिर से जो है हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो डिक्रीज़ होने के अपने जो है काजेज़ थे, इंक्रीज़ होने के अपने काजेज़ हैं, इसी तरह इस वाले लेयर में इंक्रीज़ होने के भी अपने काजेज़ होंगे। वो काज क्या है कि इस वाली लेयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जिनको हम आयन्स के नाम से जानते हैं, इस लेयर में वो पाए जाते हैं। ये चार्ज आयन्स होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, इनकी वजह से ये काफ़ी जो एनर्जी इनमें होती है फुदकते रहते हैं इस लेयर में, जिसकी वजह से इस लेयर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और हाइट के साथ साथ जितना हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। एंड दीज आयन्स मेक रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल। और उसका दूसरा इफेक्ट ये होता है कि इन आयन्स की वजह से रेडियो कम्युनिकेशन जो है पॉसिबल होती है। तो अगर हम इतना दूर दूर जाते, हम सन के पास जाते, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है उतना ऊपर ऊपर जाते, तो जो है सन का टेम्परेचर जो है, इसकी वजह से ये नॉर्मल लैप्स रेट का जो कंसेप्ट है ये वजूद में ही नहीं आता। लेकिन मैंने पहले ही बताया आपको कि एटमॉस्फेयर जो है ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से गर्म होता है, ना कि सोलर रेडिएशन से, ठीक है। तो इन आयन्स की प्रेजेंस की वजह से इस लेयर को यानी थर्मोस्फीयर को आयनोस्फीयर भी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मैंने पहली ट्रिक में बता दिया था, ट्रस्ट मी इन एग्जाम, इनका मतलब आयनोस्फीयर। तो आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर एक ही बात है। तो इस वाली लेयर में और क्या होता है, दिस लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम फॉलिंग मीटियोराइट्स एंड मोस्ट ऑफ देम बर्न कंप्लीटली इन दिस लेयर। इस वाली लेयर में जो है प्रोटेक्ट करती है अर्थ को मीटियोराइट्स, जो स्पेस से गिरते हैं मीटियोराइट्स, तो वो कम्प्लीटली बर्न होते हैं इस वाली लेयर में। तो ये हमें अर्थ पे हम लोगों को बचाती है फॉलिंग मीटियोराइट्स से। इनकी सिग्निफिकेंस में से जो है एक पॉइंट है। तो the most important fact about this layer is it is the hottest layer among all the layers as temperature reaches up to 200 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि हमने बोला था कि मीजोस्फीयर एटमॉस्फेयर के लेयर्स में सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, तो थर्मोस्फीयर जो है ये एटमॉस्फेयर के लेयर्स में सबसे हॉटेस्ट लेयर है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर जो है 200 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। तो इन चीज़ों को मेहरबानी करके बड़े ध्यान से समझिए और याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इसी पैटर्न पे आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सबसे लास्ट वाली लेयर में जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, एक्सोस्फीयर के बारे में। सो दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे मैंने पहले ही बताया आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। तो अपर लिमिट इसका अनसर्टन है, यूजुअली हम 10,000 किलोमीटर इसका एक्सटेंट बताते हैं, लेकिन इसके बारे में हर कोई जो है अनसर्टन है। तो यूजुअली 10,000 किलोमीटर्स तक इसको माना जाता है। अर्थ की ग्रेविटी जो है एक्सट्रीमली वीक होती है वहाँ तक, क्योंकि 10,000 किलोमीटर्स तक अर्थ की ग्रेविटी जो है मेंटेन वहाँ पे नहीं रख पाती है, ठीक है। तो आउटर पार्ट इसका जो है वो मैग्नेटोस्फीयर हो गया, कि अर्थ का जो एक्सोस्फीयर का जो आउटर पार्ट है उसको हम मीजोस्फीयर के नाम से मैग्नेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। जिस तरह हर किसी लेयर का अपना अपना लिमिट, अपर लिमिट था, ट्रोपोस्फीयर का ट्रोपोपास, स्ट्रेटोस्फीयर का स्ट्रेटोपास, मीजोस्फीयर का मीजोपास, थर्मोस्फीयर का थर्मोपास। इसी तरह इस एक्सोस्फीयर के आउटर पार्ट को हम मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। और इस एक्सोस्फीयर के बीच में एक फाइनल बाउंड्री पाई जाती है, फाइनल बाउंड्री बिटवीन अर्थ एंड आउटर स्पेस इज कॉल्ड, क्योंकि इस मैग्नेटोस्फीयर के आगे फिर जो है आउटर स्पेस होती है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि एक्सोस्फीयर के आगे फिर आउटर स्पेस है, और इसके बीच में एक्सोस्फीयर और आउटर स्फीयर के बीच में मैग्नेटोपास एक लेयर है या बाउंड्री है, जिसको मैग्नेटोपास कहते हैं। यानी कि एक्सोस्फीयर तक मानो एटमॉस्फेयर ही हो गया या अर्थ हो गया, और ये जो बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन के पार आउटर स्पेस है, ठीक है। तो मैग्नेटोपॉज जो है इनको सेपरेट करती है, ठीक है, बाउंड्री के तौर पे एक्ट करती है। तो ये था एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में, ठीक है। तो लास्ट में हम एटमॉस्फेयर की सिग्निफिकेंस को जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो पहली इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन लाइक यूवी रेज। जो
एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर की प्रेजेंस होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, ये सन से आने वाली रेज जो है उनमें यूवी रेज भी होती है, तो उनको ज़मीन पर आने से रोकती है। ये रेज अदरवाइज बहुत हार्मफुल होती है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। दूसरा ये कि इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम फॉलिंग मीटियोराइट्स। जो स्पेस से गिरने वाले मीटियोराइट्स होते हैं वो थर्मोस्फेयर में आते आते जल जाते हैं और इस तौर ज़मीन पर नहीं पहुँच पाते हैं। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंस इसकी ये कि रेगुलेट करता है टेम्परेचर और वेदर को। जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस होती है कार्बन डाइऑक्साइड की या वाटर वेपर की, जो हीट को ट्रैप करते हैं और इस तौर टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और साथ ही साथ वेदर फिनोमेना को भी रेगुलेट करते हैं। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस एटमॉस्फेयर। तो इस एटमॉस्फेयर की इम्पॉर्टेंस हो गई। तो दैट इज़ ऑल अबाउट एटमॉस्फेयर। तो जाते जाते फटाफट से आज के टॉपिक को हम रिवाइज करते हैं। हमने पहले पढ़ा कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। ये एक एनवेलप ऑफ गैसेस होता है जो अर्थ के जो है इर्द गिर्द पाया जाता है। तो इस एटमॉस्फेयर का ऑरिजिन जो होता है वो आज से 5 बिलियन ईयर्स साल पहले होता है, या आज से 500 करोड़ साल पहले अर्थ के साथ साथ, यानी कि अर्थ और एटमॉस्फेयर एक ही टाइम पे बन गए हैं। दैट इज़ 500 करोड़ ईयर्स बिफोर और 5 बिलियन ईयर्स एगो। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस पाए जाते हैं। उन गैसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ऑक्सीजन है, क्योंकि ये लाइफ को सपोर्ट करता है। उसके बाद हमने एटमॉस्फेयर की लेयर्स को पढ़ा, जिनकी सीक्वेंस याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बोली थी, ट्रस्ट मी इन एग्जाम। यानी कि TR मीन ट्रोपोस्फीयर, ST मीन स्ट्रेटोस्फीयर, ME मीन्स मिजोस्फीयर, I से आयोनोस्फीयर और EX से एक्सोस्फीयर। तो ये ट्रिक जो है आपके बहुत काम आने वाली है। फिर उसके बाद हमने इन लेयर्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को जाना कि किस लेयर की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो नॉर्मल रैप्स रेट का कंसेप्ट आता है कि किस लेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, किस लेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, क्योंकि एक ही जो है सीक्वेंस नहीं पाई जाती है इन लेयर्स में, वरना हमें इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं थी। तो लेकिन मैंने यही इस पे बात पे जोर दिया कि ये जो टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज़ होना या इंक्रीज़ होना, ये बहुत जो है बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो इसलिए के लिए आप सिंपल सी एक जो है डायग्राम याद रखोगे, 2 लेस देन साइंस को आपस में जोड़ना है। तो ये पहले डिक्रीज़ हो गया हाइट के साथ, फिर इंक्रीज टेम्परेचर हो गया, फिर ये फिर से डिक्रीज़ हो गया, फिर से ये इंक्रीज़ हो गया। ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ क्यों होते हैं ये हमने डिटेल में पढ़ा, आपको बस इस साइन को याद रखना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।